दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक फ़नी स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मंकीज़ एंड द रेड बेरीज़। क्या मतलब हुआ? द मंकी एंड द रेड बेरीज़। रेड बेरीज़ का मतलब होता है लाल जामुन, मतलब कि बंदर और लाल जामुन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ ट्रूप ऑफ मंकीज़ इन अ हिली रीजन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले। देयर लिव्ड ए ट्रूप ऑफ मंकीज़, और ट्रूप का मतलब होता है टोली। देयर लिव्ड ए ट्रूप ऑफ मंकीज़ मतलब एक बंदरों की टोली रहती थी इन अ हिली रीजन, एक पहाड़ी क्षेत्र में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत समय पहले पहाड़ी क्षेत्र में एक बंदरों की टोली रहती थी। When winter fell, the monkeys began to shiver with cold। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल। व्हेन विंटर फेल मतलब कि जब सर्दियाँ शुरू हो जाती थी या सर्दियाँ होती थीं। द मंकीज़ बिगन टू शिवर विद कोल्ड। जो मंकीज़ थे मतलब जो बंदर थे, बिगन टू शिवर वो कांपने लगते थे विद कोल्ड, ठंड से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब सर्दियाँ शुरू होती थी तब बंदर जो थे वो ठंड से कांपने लगते थे। दे हैड नो प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। क्या मतलब हुआ? दे हैड नो प्लेस। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट में कोई भी इस तरह का पजेसिव वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था, इस तरह का वाक्य पास्ट का पजेसिव वाक्य का कहलाया जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे हैड नो प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स मतलब उनके पास कोई भी जगह नहीं थी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप की खुद की हिफाजत करने की, अपनी रक्षा करने की। वन ऑफ द मंकीज सजेस्टेड। सजेस्ट का मतलब होता है किसी बात का सुझाव देना। वन ऑफ द मंकीज सजेस्टेड मतलब एक बंदर ने सुझाव दिया दैट कि दे शुड गो टू द नियर बाय विलेज। दोस्तों, इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की सलाह दी जाती है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे शुड गो टू द नियर बाई विलेज मतलब उनको नज़दीकी गांव जाना चाहिए। एंड टेक शेल्टर, और शेल्टर मतलब होता है आश्रय या शरण, और उन्हें शरण लेनी चाहिए इन द हाउसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन द हाउसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव हैं, जो लोग हैं, मतलब जो आदमी हैं, उनके घरों में शरण लेनी चाहिए टिल द विंटर लास्टेड, जब तक मतलब जो विंटर हैं, सर्दियाँ हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बंदर ने सुझाव दिया कि उन लोगों को उन्हें नज़दीकी जो मतलब जो गांव है वहाँ जाना चाहिए और उनको शरण लेना चाहिए। कहाँ शरण लेनी चाहिए? लोगों के घरों में, जब तक सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती हैं। चलिए आगे देखिए। हिज सजेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मंकीज़। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी कोई ऐसा वाक्य हो जहाँ पर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हिज सजेशन मतलब जो उसका सुझाव था वॉज एक्सेप्टेड, उसे स्वीकार किया गया बाय ऑल द मंकीज़ सभी बंदरों के द्वारा।
ऑल ऑफ देम शिफ्टेड फ्रॉम द हिली रीजन टू द एडजॉइनिंग विलेज। क्या मतलब वो ऑल ऑफ देम मतलब वह सब या वह सभी शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो गए। मतलब शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, स्थानांतरित हो जाना। तो वो शिफ्ट हो गए, चले गए कहाँ से? फ्रॉम द हिली रीजन मतलब पहाड़ी क्षेत्र से, टू एन एडजॉइनिंग विलेज। एडजॉइनिंग का मतलब था जुड़ा हुआ, मतलब जो एक वहीं से जुड़ा हुआ जो गाँव था वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए, चले गए। चलिए आगे देखिए। बट नेक्स्ट मॉर्निंग लेकिन अगली सुबह, वैन द विलेजर्स सो अ बिग ट्रुप ऑफ मंकीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सो। वैन द विलेजर्स सो अ बिग ट्रुप ऑफ मंकीज़ मतलब जब अगली सुबह जब गांव वालों ने एक बड़े मतलब कि बंदरों की बड़ी टोली को देखा। ऑल ऑफ ए सडन अचानक, जंपिंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस मतलब जब उनको जंप करता हुआ देखा एक शाखा मतलब शाखाओं से दूसरी शाखाओं पर। एंड ऑन देयर रूफ टॉप्स और अपनी छतों पर। दे ग्रीटेड दैम बाय पेल्टिंग स्टोन्स और उन्होंने उनका स्वागत किया। ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना, अभिनंदन करना किसी का, और उन्होंने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। कैसे? बाय पेल्टिंग स्टोन्स एंड शोइंग स्टिक्स मतलब पत्थर फेंक कर, एंड शोइंग स्टिक्स और उनको डंडे दिखाकर। चलिए आगे देखिए। दस इस प्रकार द मंकीज इंस्टीड ऑफ गेटिंग अ शेल्टर इन द विलेज वर कंपेल्ड टू रिट्रीट टू द हिली रीजन एंड फेस द चिली विंड्स एंड द स्नोफॉल्स वंस अगेन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? 10 मतलब कि इस प्रकार द मंकीज इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब था की बजाय, द मंकीज इंस्टीड ऑफ गेटिंग शेल्टर मतलब जो बंदर थे वो शरण मिलने की बजाय, गांव में शरण मिलने की बजाय, वर्क कंपेल्ड वो मजबूर हो गए। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर हो जाना। वर्क कंपेल्ड टू रिट्रीट मतलब वो वापस लौटने को मजबूर हो गए, और रिट्रीट का मतलब होता है वापस लौटना। कहाँ पर वापस लौटने के लिए? टू द हिली रीजन पहाड़ी क्षेत्र में। एंड फेस द चिली विंड्स और वो मजबूर हो गए वापस लौटने के लिए उस पहाड़ी क्षेत्र में, और जो चिली विंड्स थी और जो ठंडी हवाओं थी उनको झेलने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए वो मजबूर हो गए। एंड द स्नोफॉल्स वंस अगेन और जो स्नोफॉल था, जो बर्फबारी थी, उसको भी झेलने के लिए वंस अगेन फिर एक बार। चलिए आगे देखिए। देन मतलब कि फिर। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आखिर में या फिर अंत थे। देन अल्टीमेटली मतलब फिर आखिर में, अंत थे। वन ऑफ द मंकीज थॉट और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। वन ऑफ द मंकी थॉट ऑफ मेकिंग ए फायर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि फिर जो अंत में एक जो मंकी था उसने सोचा किस बारे में? थॉट ऑफ मेकिंग ए फायर, उसमें था उसने आग जलाने के बारे में सोचा। टू वार्म अप द सराउंडिंग्स, वार्म अप मतलब गर्म करना, टू वार्म अप द सराउंडिंग्स मतलब अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की जगह को गर्म करने के लिए। He had seen the villagers sitting around fire and warming up themselves। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? He had seen the villagers sitting around fire and warming up themselves मतलब उसने गांव वालों को आग के आसपास बैठा हुआ देखा था, बैठा हुआ और मतलब कि वार्मिंग अप themselves और ख़ुद को गर्म करते हुए देखा था। There were some red berry trees around। क्या मतलब हुआ? There were some red berries tree around और वहाँ आसपास में कुछ रेड बेरीज के मतलब लाल जामुन के पेड़ थे। द मंकीज मिस्टूक दैम फॉर बर्निंग कोल्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक वर्ड को वर्ब के रूप में यूज़ किया गया और ये सेकंड फॉर्म है मिस्टूक। तो क्या मतलब हुआ? द मंकीज मिस्टूक दैम फॉर बर्निंग कोल्स। बर्निंग कोल्स का मतलब होता है जलने वाले कोयले। जो बंदर थे उन्होंने इसको गलती से जलने वाले कोयले मान लिया, समझ लिया। आगे देखिए। दे प्लग्ड दोज बेरीज एंड प्लेस्ड दैम अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई स्टिक्स। का मतलब वो प्लग का मतलब तोड़ लेना। दे प्लग दोज बेरीज उन्होंने उन बेरीज को, जामुनों को तोड़ लिया। एंड प्लेस्ड दैम और उनको रख दिया। अंडर अ पाइल, पाइल का मतलब ढेर, कहाँ पर रख दिया? अंडर ए पाइल ऑफ ड्राई स्टिक्स मतलब जो सूखे डंडे थे, सूखे जो स्टिक्स थी मतलब कि छड़ियाँ थी या कह सकते डंडे थे, उनका जो ढेर था उसके नीचे उनको उन्होंने रख दिया। दे ट्राइड टू मेक अ फायर बाई ब्लोइंग इनटू द पाइल और उन्होंने कोशिश की टू मेक अ फायर आग जलाने की, बाय ब्लोइंग इनटू द पाइल मतलब कि उस जो पाइल था वो जो
वो जो ढेर था उसके अंदर फूंक मारकर उन्होंने उसको जलाने की कोशिश की, बट देयर वॉज नो फायर, लेकिन कोई भी आग नहीं थी। द मंकीज बिकेम सैड, और दोस्तों सैड का मतलब होता है उदास हो जाना, और यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मंकीज बिकेम सैड, जो बंदर थे वो उदास हो गए। चलिए आगे देखिए। देयर वर ऑल्सो अ फ्यू बर्ड्स हु लिव्ड इन द सेम ट्री वेयर द मंकीज लिव्ड। क्या मतलब हुआ? देयर वर ऑल्सो अ फ्यू बर्ड्स, मतलब कि वहाँ पर कुछ पक्षी भी थे। हु लिव्ड इन द सेम ट्री, मतलब जो उसी पेड़ पर रहते थे। वेयर द मंकीज लिव्ड, जहाँ पर बंदर रहते थे। चलिए आगे देखिए। सीइंग द प्लाइट ऑफ द मंकीज, दोस्तों प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सीइंग द प्लाइट ऑफ द मंकीज, मतलब बंदरों की दुर्दशा को देखकर वन ऑफ द बर्ड्स सेड टू देम। वन ऑफ द बर्ड्स सेड टू देम मतलब उनमें से एक पक्षी ने उनसे कहा। क्या कहा? वॉट अ फूल यू आर, मतलब कि आप कितने बड़े मूर्ख। वॉट ए फूल यू आर मतलब आप कितने बड़े मूर्ख हो। ट्राइंग टू मेक फायर, मतलब कि आग जलाने की कोशिश कर रहे हो। फ्रॉम दोज रेड फ्रूट्स, उन लाल फलों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो उनमें से जो एक पक्षी था उसने उनसे कहा कि आप कैसे मतलब मूर्ख हो और आप कोशिश कर रहे हो आग जलाने की। फ्रॉम दोज रेड फ्रूट्स, उन लाल फलों से। हैव द फ्रूट्स एवर मेड फायर, क्या कभी मतलब कि फ्रूट्स ने, फलों ने कभी भी आग को जलाया है। वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर इन द नियर बाई केव। केव का मतलब होता है गुफा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू का या डस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में यदि इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो उसको आगे मेंशन किया जाता है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर इन द नियर बाई केव, मतलब आप सब जो नज़दीकी जो केव है, गुफा है, उसके अंदर आप शरण क्यों नहीं लेते हो। चलिए आगे देखिए। When the monkeys saw the birds advising them, they became red with rage। क्या मतलब हुआ? When the monkeys saw the birds advising them, मतलब कि जब बंदरों ने देखा, क्या देखा? द बर्ड्स एडवाइजिंग दैम, कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो उनको एडवाइस दे रहे हैं, वो मतलब उनको सलाह दे रहे हैं। दे बिकेम रेड विद रेज, वो गुस्से से लाल हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? आपको समझ आ ही गया होगा कि जब बंदरों ने ये देखा कि जो पक्षी हैं, ये जो बर्ड्स हैं, वो उनको सलाह दे रहे हैं, तो इस बात से वो लोग गुस्से से एकदम लाल हो गए। रेज का मतलब होता है आक्रोश, मतलब गुस्से में, आक्रोश में वो लोग लाल हो गए। वन ओल्ड मंकी सैड, मतलब एक जो बूढ़ा मंकी था, बंदर था, उसने कहा यू डेयर कॉल अस फूल्स, मतलब कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कॉल अस फूल्स, हमें मूर्ख बोलने की। वाई डू यू पोक योर नोज इन टू आर अफेयर। पोक नोज का मतलब होता है टांग अड़ाना। तो उसने क्या बोला? वाई डू यू पोक योर नोज इन टू आर अफेयर्स, मतलब आप हमारे काम, हमारे मामलों में, जो हमारे अफेयर्स मतलब मामला, आप हमारे कामों में, हमारे अफेयर्स जो हैं, हमारे मामले हैं, उसके अंदर आप टांग क्यों अड़ा रहे हो। बट द लिटिल बर्ड कैप्ट ऑन चिरपिंग एंड एडवाइजिंग द मंकीज। क्या मतलब? चिरप का मतलब चहचहाना, लेकिन ये जो छोटा पक्षी था कैप्ट ऑन चिरपिंग, वो चहचहाता रहा, एंड एडवाइजिंग द मंकीज, और वो बंदरों को सलाह देता रहा, सुझाव देता रहा। देन फिर वन ह्यूज मंकी, जो एक बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा या विशाल, जो एक विशाल या कह सकते हैं बड़ा बंदर था, कॉट होल्ड एट द नेक ऑफ दैट नॉइजी बर्ड, उसने उस जो नॉइजी बर्ड था, मतलब वो जो शोर मचाने वाला पक्षी था, उसने उसको गर्दन से पकड़ लिया। एंड डैश्ड इट, और उसको मारा। अगेंस्ट द ट्री ट्रंक, मतलब उसने जो ट्री ट्रंक था, मतलब जो पेड़ का तना था, उसने उसको उससे मारा। द बर्ड डाइड ऑन द स्पॉट, ये जो पक्षी था उसकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। इट्स नो यूज़ एडवाइजिंग इडियट्स। क्या मतलब हुआ? इट्स नो यूज़ एडवाइटिंग इडियट्स, मतलब कि जो बेवकूफ़ मूर्ख होते हैं उनको सलाह देने का कोई भी यूज़ नहीं होता है, कोई भी उपयोग नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। इंस्टीड, उसकी बजाय, इट माइट क्रिएट मोर ट्रबल्स, मतलब उसकी बजाय
इट माइट क्रिएट, मतलब वो पैदा कर सकती है मोर ट्रबल्स, और ज़्यादा परेशानियाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट्स नो यूज़ एडवाइजिंग इडियट्स, मतलब कि मूर्खों को सलाह देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इंस्टीड इट माइट क्रिएट मोर ट्रबल्स, मतलब इसकी बजाय ये और भी ज़्यादा परेशानी को पैदा कर सकती है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर जो इस कहानी का जो मॉरल है, बहुत ही सार्थक इसका कहानी का जो मॉरल है, वो जो पक्षी था वो उनको सलाह दे रहा था, लेकिन वो जो मूर्ख बंदर थे वो उस सलाह को नहीं समझे, बल्कि उन्होंने उसी पक्षी को गुस्से में मार दिया। तो जिससे ये साबित होता है कि मूर्खों को एडवाइस देने से कई बार नुकसान होने की ही संभावना होती है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड मिला हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।